स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक सीरीज़ चलाई जा रही है और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 6 क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को। दोस्तों, चैप्टर का नेम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, जिससे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इनडायरेक्ट रूप से भी क्वेश्चन पूछे मेंस में और प्री में भी क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं और लगातार प्री में 2013 और 2021 में इसी से पूछे गए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर को। तो ये है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके, मतलब पहले की बात कर रहा है, हमको इसको पढ़ना नहीं है, सीधी सी बात है, इसको हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम इस टाइम रहते हैं, पृथ्वी का वो ठोस भाग, उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल के बारे में बता दिया। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के बारे में बता दिया। और वायुमंडल में कौन कौन से तत्व होते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बर्फ, जल और जलवाष्प, तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीव मंडल की बात करें तो एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। तो दोस्तों, हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। आप भी रीडिंग करेंगे, हमने भी रीडिंग किया। हमको पढ़ना कैसे है इसमें? देखो, सीधी सी बात है। पहली बात, इसमें चीज दे रखी है कि भूमंडल के बारे में, ठीक है। तो भूमंडल क्या है? तो भूमंडल वह है जो पृथ्वी का ठोस भाग है, और ठोस भाग है जिस पर हम खुद स्वयं रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, वो तो भूमंडल है, ठीक है। भूमंडल के बारे में समझ लिया हमने। अब क्या करते हैं, जैसे वायुमंडल की बात करते हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं। जैसे वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल क्या है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, ठीक है, वायुमंडल है। और वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं? मतलब वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे CO2 और अन्य गैसें। ये क्या पाई जाती है? वायुमंडल पाई जाती है। और इन गैसों के कारण ही मनुष्य का और अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव है वायुमंडल में। अगर ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं होते तो ना तो मनुष्य ना कोई जीव जंतु जीवित रहता प्रकृति में। दूसरी बात है जल। जलमंडल की बात की है इसी में, जल मंडल की बात करिए इसी में। तो जलमंडल क्या है? जलमंडल का मतलब है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा भाग है जो जल से घिरा हुआ है, लेकिन जल से घिरा होने के बावजूद भी पीने योग्य जल है वो बहुत ही कम मात्रा में। लगभग 97% तो खारा जल है जो समुद्रों में है, और इसके कारण क्या है, यूज नहीं हो पाता। तो जलमंडल की बात करिए। और जलमंडल में जो जल है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है, और जल वाष्प में भी पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर रहा है इसमें ही अगला जो पैराग्राफ है, इसमें बोला है जीव मंडल। आखिर जीव मंडल होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो जीव मंडल के बारे में समझते हैं। जैसे जीव मंडल, जीव मंडल का मतलब वह सीमित क्षेत्र है, ये एक प्रकार का सीमित क्षेत्र है जहां
स्थल, जल और हवा, ये तीनों एक साथ मिलते हैं और इसके कारण जीवन संभव है। अब क्या है, हम कैसे समझेंगे इसको, एक बार इसमें थोड़ा एक वो बना देते हैं हम सर्कल टाइप का, ताकि आपको समझ में आ जाए जीव मंडल किस प्रकार की बात कर रहा है। देखो, एक मिनट, जैसे देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो 1 2 और 3। अब क्या करें हम, ये तो है भूमंडल, ये क्या है वायुमंडल, और ये क्या है जलमंडल। अब देखो, तो वह स्थान जहाँ तीनों चीजें पाई जाती है, तीनों वो पाई जाती है, जैसे ये वो स्थान है जहाँ तीनों चीजें पाई जाती हैं, और यही बात की है जीव मंडल की बात। ये बात जो है ये जीव मंडल की है जहाँ तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जीव मंडल वह स्थान है जहाँ जल, हवा और स्थल तीनों एक साथ पाए जाते हैं, और जीव मंडल देख लो आप, ये यहाँ एक साथ पा रहे हैं, तो वह स्थान है, वह सीमित क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ में ये चीज बताई दोस्तों, आपको कुछ नहीं पढ़ना। और दूसरी बात दोस्तों, ऐसे और चीजें और पढ़नी है आपको कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई। जैसे ग्रीक भाषा, लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, और हुडस का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। ये क्या है, प्री में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन चीज़ों से, पहले ऐसे जो दिया के होते हैं बॉक्स इनमें से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो ये बात कर रहा है भूमंडल की। अब बात करता है भूमंडल की, भूमंडल पर क्या क्या पाया जाता है। और दोस्तों आपने पढ़ा ही था अभी कि भूमंडल ठोस भाग है जिस पर मनुष्य रहता है और जीव जंतु भी रहते हैं। यह भूपटल की चट्टानों और मिट्टी की परतों पर बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल में क्या है, एक तो जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं भूमंडल में, ताकि जीव और जंतु या मनुष्य जो भी हैं वो जीवित रह सके। वो परिस्थितियां बनाता है ताकि ये चीजें जिंदी रह सकते हैं, मतलब जीवन संभव हो। तो ये बात कर रहा है। अब क्या है, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा है। पृथ्वी को सतह को दो भागों में बांटा है, तो इसमें क्या क्या भाग है, पृथ्वी की सतह ये है दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक भाग जो है जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, और दूसरा होता है महासागर। अब देखो इसको समझो, महाद्वीप का मतलब है, जैसे महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप का अर्थ है कि बड़े स्थलीय भूभाग, ठीक है, जबकि महासागर अर्थ है बड़े जलाशय भाग जिन्हें हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, यहां आपने समझ लिया पृथ्वी की दो चीजें हैं, पृथ्वी दो भाग हैं पृथ्वी के। एक तो होता है महाद्वीप वाला भाग जिसपे बड़े स्थलीय भूभाग हैं जिस पर मनुष्य निवास कर रहा है और जीव जंतु भी निवास कर रहे हैं। उसके अलावा जलाशयों का सबसे बड़ा भाग है, उसमें महासागरीय बेसिन होते हैं और जल भी उपस्थित होता है। अब बात आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है क्योंकि ये शून्य कहलाता है। यदि हम स्थल की ऊंचाई को मापते हैं तो हम समुद्री तल से मापते हैं, क्योंकि वहाँ जो मान होता है वो शून्य के मान के बराबर होता है और वहाँ से सब चीज़ें बराबर होती हैं। दोस्तों हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है मैपिंग दिया है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ। जैसा दोस्तों ये मैप दिया है, ये आपको समझना होगा। जो ये विश्व का मैप दिया है, जैसे मान लो देखो, इसमें दे रखा है उत्तरी अमेरिका, जिसमें दे रखा है अफलेशियन पर्वत, इधर दे रखा है रॉकी पर्वत, इधर दे रखा है एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, अमेजन नदी दे रखा है। देखो ये तीनों रेखाएं दे रखी हैं, जैसे देखो आराम समझिए,
जैसे देखो विषुवत रेखा, अगला दे रखा है ये दे रखा है जैसे देख कर्क रेखा, उससे आगे नीचे दे रखा है ये देखो मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया में देखो ग्रेट, ये क्या है, ग्रेट सीनरी डेजर्ट के बारे में दे रखा है। इधर देखो यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। इधर दे रखा है दोस्तों देखो हिमालय पर्वत। इधर दे रखा है नील नदी, सहारा, एटलस पर्वत श्रृंखला, आल्पस। ये आपको मैपिंग बहुत काम की चीज़ है, ये आप खुद स्वयं पढ़ें और निकालें कि मतलब ये कैसे निकल पर आ रहे हैं, ये कैसे यूज होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे शिखर जो ऊंचा है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। तो बात करते हैं जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8,848 मीटर दे रखी है। तो दोस्तों ये फैक्ट है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, 8,848 वाला जो माउंट एवरेस्ट है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्थल है। ठीक है, अगली बात करता है कि विश्व का सबसे गहरा, एक तो ऊंचा एक गहरे की बात कर रहे हैं, वो है मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखने फैक्ट दे रखें, ये आपको याद करने होंगे दोस्तों, समझने होंगे कि किस प्रकार ये चीज़ें दे रखी है, क्योंकि ये ही कथन और उसके बीच में आ जाते हैं। ये कथन कैसे बन के आ सकते हैं, जैसे मान ले क्वेश्चन दे दिया कि विश्व, मान ले कथन दे दिए, जैसे आपको बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर इसकी ऊंचाई दे दे, मान ले 11,000 मीटर, 11,022 मीटर। और दूसरा दे दे विश्व का सबसे गहरा या गहराई वाला या गहराई है, सबसे ज़्यादा गहराई किसकी है, 8,848 मीटर। यह आपको कथन दे दिए, यह आपको कथन दे दिए और आपको याद नहीं है, ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं है एनसीईआरटी या कहीं से भी, तो आप इसको क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो सीधी सी बात है, ये विपरीत दे दिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो था उसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, जबकि इसमें दे दी गहराई वाला पार्ट। इसी प्रकार इसमें गहराई वाला जो था ऊंचाई में दे दिया और ऊंचाई वाला तो गहराई में दे दिया। तो आपको ये फैक्ट याद रखने होंगे, और प्री में सिली मिस्टेक इन्हीं की वजह से होती है। यह आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अब ये भी बॉक्स पढ़ना है आपको, जैसे क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में एडमंड हिलरी भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अब ये फैक्ट क्या है, जैसे पीसी जो ये होती हैं, जैसे यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, ऐसे एग्जाम में ऐसे फैक्ट भी आ सकते हैं। यूपीएससी भी पूछ सकता है ऐसे छोटे मोटे फैक्ट देख, यह आपको ध्यान रखना है। जापान के तुमको तवई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट का पहला कदम रखा, और वछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं, ये बात आती है महाद्वीपों की। तो पृथ्वी पर पहली बात तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप होते हैं, मतलब 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप दे रखे हैं, जैसे एशिया दे रखा है, अफ्रीका दे यूरोप दे रखा है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। अब देखो मैप देखते हैं हम, जैसे ये देखो मैप यहाँ काम आया, जैसे देखो महाद्वीपों के बारे में बताया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। अब आपको 7 महाद्वीप याद हो जाएंगे, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अब जैसे दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अटलांटिक कहाँ है। यह आप यदि मैप देखेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा। अब यही चीज़ आगे बताइए, देखो पैराग्राफ में
ठीक है। एशिया, अब एशिया के बारे में बता दी चीज़ें। एशिया के बारे में अब जैसे फैक्ट भी आ सकते हैं, जैसे इसमें फैक्ट दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखा है कि एशिया दे रखा है जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, फैला हुआ है, ये चीज़ दे रखी। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दे दिया एशिया, कितना है इसका एरिया 1/3, मतलब 1/3 भाग दे रखा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा पर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखना है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूरोप और एशिया को संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें जितने भी फैक्ट हैं उसको हम ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। पहली बात, एशिया के बारे में बताया, क्या क्या बताया, एशिया के बारे में बताया है पहली बात कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है 1/3, ये इसमें दे रखा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज दे रखी है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा इसमें एक और दे रखा है कि यूराल पर्वत जो है वो क्या करती है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम मैप वाले पार्ट में जाएंगे। जैसे मैप दे रखा है, देखो इस मैप में दे रखा है जैसे एशिया पहले तो 1/3 भाग है। दूसरी बात क्या दे रखा है इसमें, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, जैसे ये दे रखा है पूरा मैप, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा क्या दे रखा है कि कर्क रेखा गुजरती है इसमें से, देख लो एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजर रही है कि नहीं गुजर रही, गुजर रही है ना, ये देख लो कर्क रेखा गुजर रही है। दूसरी बात दे रखी है इसमें, यूराल जो पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है, देख लो ये एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। तो ये चीज़ आपको मैप में याद रखनी हो, आप ऐसे रटोगे तो याद नहीं हो पाएगी, लेकिन जब आप मैप देखोगे तो ये सीधी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने ये चीज़ देख ली। अगला देखते हैं हम, अगला महाद्वीप के बारे में देखते हैं। पहले हम ऐसे हटा देते हैं दोस्तों थोड़ा समझने के लिए। तो ये समझना है आपको, आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, ये ऐसे नहीं समझना, आपको मैप का पार्ट देख के समझना है। अगला दे रखा है यूरोप वाला पार्ट। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक जो वृत्त है इससे होकर गुजरता है, ये चीज़ बताइए। अब हम इसको मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बात बताइए जो सही है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और मानचित्र में से की स्थिति देख सकते हैं। तो हम यूरोप के बारे में क्या सीखे, पहली बात कि दूसरा सबसे छोटा है महाद्वीप में और आर्कटिक वृत्त होकर इससे गुजरता है, ये बात आपको पता ही है क्योंकि इसमें दे रखा है ना वो चीज, गुजरता है। और एक और बात क्या है कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, ये चीज आप फिर यूरोप के मैप में देखेंगे हम, जैसे यूरोप के मैप देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र से घिरा, वो आर्कटिक क्षेत्र वृत्त से होकर गुजरता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आ गई ना। जैसे ये आर्कटिक क्षेत्र है, इसी प्रकार तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, देखो ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इधर से नहीं घिरा, जो किधर से नहीं घिरा, एशिया वाला पार्ट जो रूस की तरफ है इससे पानी से नहीं घिरा, बाकी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये आप मैप में देखेंगे तो आपको दोस्तों समझ में सीधा आ जाएगा, ठीक है। यूरोप के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम अफ्रीका के बाद में, और अफ्रीका सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप के रूप में है, वो इसमें कई चीज़ें हैं। जैसे देखो अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले ही कौन था, एशिया, फिर कौन सा है, अफ्रीका। विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से होकर मध्यम होकर गुजरती है। अफ्रीका का सबसे बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
ऐसा महाद्वीप है एकमात्र जिसमें तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सारा का रेगिस्तान, विश्व का जो सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो यही अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसके अलावा यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। अब ये चीजें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं? किसी भी महाद्वीप या देश की स्थिति उसके आर्थिक संबंधों, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। और यही चीज इस बार मेंस के पेपर में पूछी गई थी। जो स्थल संधि और जल संधि को लेकर क्वेश्चन था, वो ऐसे ही क्वेश्चन था। तो ये चीज आपको अब समझ में आएंगी और आपको बताएंगे प्रीवियस क्वेश्चन। जब विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप की जो है, वो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में होकर गुजरती है। तो हमने इसमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या देखा? ये अफ्रीका, देखो पहली बात तो यह है कि दूसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया। ठीक, ये समझ में आ गई। इसके अलावा क्या है? तीनों जो रेखाएं, कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों गुजरती हैं इससे। इसके अलावा सहारा जो रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप पाया जाता है। इसके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है? नील, इसी महाद्वीप में बहती है। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप में एक बार मैप में देख लेते हैं क्या क्या चीज। देखो क्या बोला है? पहली बात, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया था। दूसरा अफ्रीका हो गया। ठीक है। सहारा रेगिस्तान है जो मरुस्थल है, वो सबसे विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, वो सहारा रेगिस्तान इसी में देख लो। अगली बात बोली, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो सब देख लो, मकर रेखा गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, विषुवत रेखा गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से, कर्क रेखा गुजर रही है अफ्रीका महाद्वीप से। ये बात भी सही है। तीसरी बात बोली, नील नदी इसी से होकर गुजरती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये देख लो आप। जब आप मैप का पार्ट देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। ऐसे आप रटेंगे तो आपको याद नहीं रहेगी चीज़ें। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के बारे में। जो उत्तरी अमेरिका है उसके बारे में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब चीजें क्या देखें? हमने बात करी है उत्तरी का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। क्या बात है इसमें कि भाई तीसरा बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरी बात है कि ये पनामा जो स्थल संधि थी, वो अमेरिका को उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, स्थल संधि जो थी। ये चीज बताइए। अब देखो हम ये समझते हैं, पहली बात तो स्थल संधि होती क्या है। तो स्थल संधि का एक सकरा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे इसमें दे रखा है, ये देखो लो, पनामा वाला जो दे रखा है। अब जल संधि के बारे में देते हैं। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये जल संधि के बारे में बता दिया। अब देखो दोस्तों, ये जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, अब देखो कैसे महत्वपूर्ण है। 2022 में जो जीएस पेपर फर्स्ट लगा था, अभी हुआ था ये जीएस फर्स्ट वाला पेपर जो था, इसमें एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था वो? कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं
स्थल संधि के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था 15 नंबर का दोस्तों। अब देखो, ये क्वेश्चन 6 क्लास की एनसीईआरटी से सीधा मिल रहा है। कैसे? स्थल संधि के बारे में पूछा है और जल संधि के बारे में पूछा है, पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इसका क्या महत्व है। अब देख लो आप, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम पनामा स्थल संधि की बात कर रहे हैं। अब अगर पनामा स्थल संधि यदि नहीं होती, देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की कनेक्टिविटी नहीं होती, तो व्यापार नहीं होता। इससे व्यापार होता है, और व्यापार क्या है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए जरूरी है। इसके अलावा क्या, अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक और चीज और है। जैसे मान लो यदि यह संधि नहीं हो, मतलब ये जल संधि नहीं होती, तो इससे क्या संबंध नहीं बैठते दोनों देशों के बीच, या दोनों महाद्वीपों के बीच, या अन्य देशों के बीच। यहां से होकर क्या है, जल संधि होती, ये तो स्थल संधि है, जल संधि होती तो यहां से होकर क्या व्यापारिक जो आने जाते हैं, व्यापारिक जैसे जहाज जाते हैं यहाँ होकर निकलते हैं, यहाँ से क्या है वो फ्यूल भरवाते हैं, उससे क्या है कि व्यापारिक प्रगति बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको बढ़ावा देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 6 क्लास की एनसीईआरटी से मिला है आपको। आपको यदि स्थल संधि और जल संधि के बारे में पता नहीं होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी महत्व को कैसे बताएंगे आप। तो इसलिए आप कहते हैं ना कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक जो होती है। तो दोस्तों देख लो, एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया सीधा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ो आप एक बार, उसको समझो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मेंस का पेपर है जिसका क्वेश्चन है ये जल संधि और स्थल संधि वाला, और 15 नंबर का क्वेश्चन आया दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आप सब चीज़ समझ जाएंगे कि कैसे किसी के व्यापारिक हित जो होते हैं, इंटरेस्ट कैसे किसी देश को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएंगे। अगला देखते हैं हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन सागर स्थित हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो ये मैप दे रखा है, ये चीज़ पूछा है हमसे, पूछा है पूर्व और पश्चिम में। पूर्व में प्रशांत महासागर, और दो एक मिनट देखो, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ये चीज़ आपसे पूछा है, तो ये चीज़ आपने बताना है इसको भाई कैसे क्या पूछा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो दक्षिणी अमेरिका में जो है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी जो नदी बेसिन है अमेजोन, यहीं से होकर बहती है। अब क्या चीज़ से किया हमने, ये बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की। क्या कर रहे हैं, पहली बात कि विषुवत पे मकर रेखा गुजरती है सही से, ठीक है। दूसरी बात, एंडी जो पर्वत है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो दक्षिणी अमेरिका में ही है। इसके अलावा जो अमेजन है, जो नदी है, वो विश्व की बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। वो कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। अब देखो इन चीज़ों को हम देखते हैं इसमें मैप में। देखो दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। देख लो, देख लो अमेरिका, देखो दक्षिणी अमेरिका, मकर रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है, ये समझ में आ गई बात। एंडीज जो है ये सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, वो देख लो यहाँ होकर गुजर रही है उत्तर से दक्षिण तक। इसके अलावा अमेजन बेसिन है, ये देख लो, बेसिन के अनुसार सबसे लंबी नदी यहीं पाई जाती है। दोस्तों मैप आप जब देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वरना आप कितना भी रट्टा मार लो कोई समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। अगली बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और यह चारों ओर से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, और यही कारण है कि इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या देखा हमने, सबसे
छोटा महाद्वीप है, और ये महाद्वीप क्या, द्वीपीय महासागर है, सॉरी महाद्वीप है। क्यों? इसके चारों ओर पानी से या जल से घिरा हुआ है, इसलिए। ये समझ में आ गया। अब आती है अटलांटिक, जो लास्ट हुआ है महाद्वीप में। एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी परतों, बर्फ की जो परतें होती हैं, उससे ढका हुआ होता है। यह किसी भी प्रकार के स्थायी मानव जीवन के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन बर्फ में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ जरूर स्थित हैं, जिसमें भारत के 2 शोध केंद्र हैं, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब देखो अटलांटिक के बारे में, यहाँ देख लो आप एक बार मैपिंग में, अटलांटिक की बात कर रहे हैं। तो देखो अटलांटिक की बात क्या है। पहली तो ये दक्षिणी को जो ध्रुव है, इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, देख लो ये दिख रहा है। स्थायी जीवन यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बर्फ पाई जाती है, देख लो। इसके अलावा यहाँ क्या शोध केंद्र है, जिसमें जिससे शोध केंद्र है यहाँ पे। अब शोध केंद्र है, जैसे देखो ये चीज बताया, और उसमें भारत के हैं मैत्री और दक्षिणी मैत्री, सॉरी गंगोत्री। अब ये आपने समझ लिया दोस्तों। अब फैक्ट जो क्वेश्चन है वो फैक्ट बन के आएंगे आपको, और कथन और निष्कर्ष के रूप में दे रखे होंगे। कथन दे रखा होगा, उसके बारे में पूछेगा सही है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत बार आए हुए, तो ये समझ में आ गई बात। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, जो जलमंडल की बात आती है। और देख लो ये चार्ट दे रखा है, इसको हम ध्यान में रखते हैं पहली बात, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए लगातार नहीं कह सकते। 2013 में क्वेश्चन आया था, 2021 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो जलमंडल को लेकर है। पहली बात इसको डाटा को देख लेते हैं कि 97.2% महासागर में जल पाया जाता है, जो किसी भी काम का नहीं है, इंडिया किसी के काम के भी नहीं है वो। और 2.77 ये क्या है, ये जो हिमचादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। और पॉइंट सॉरी 0.03% पीने योग्य एलवन जल है दोस्तों। अब ये डाटा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये चार्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे और आपको बताते हैं इसमें। सॉरी दोस्तों। अब देखो जलमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। जब हम अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में देखी जाती है। पृथ्वी का 71% भाग जल से और 29% भाग स्थल से घिरा है। जलमंडल में जल के सभी रूप अवस्थित हैं, जिसमें महासागर और नदियां, झीलें और हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी उपस्थित है। अब देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। इतना खारा है ये पीने योग्य नहीं है वो मानव के लिए कोई काम भी नहीं आता है। पृथ्वी जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के और परतों के एवं हिम नदियां और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग 11 भाग है जो पीने योग्य है। अब देखो 2000 यूपीएससी में 2 बार लगातार नहीं पूछे, मतलब एक बार 2013 में पूछा है क्वेश्चन और एक बार 2021 में पूछा है। 2013 में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था क्या था, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश एलवन जल, बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष एलवन जल का सबसे अधिक भाग मतलब कहाँ है, मतलब ये पूछा है क्वेश्चन।
आप आराम से पढ़ो। 2013 क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल जो है बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है, ये पूछा है हमसे। ऑप्शन थे इसमें वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। बी ऑप्शन था लवण जल जो है झीलों और जो नदियां थी उनमें पाया जाता है। और अगला ऑप्शन था सी, भूमिगत जल के रूप में। और अगला ऑप्शन था डी, मृदा आर्द्रता के रूप में। अब दोस्तों देखो, ये चार्ट आपको दे रखा था, इसको आप देखेंगे। अब ये पूछा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, और ये देखो पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष लवण जल का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में। अगला ऑप्शन दे रखा है लवण जल जो झीलों और नदियों में पाया जाता है। इससे अगला ऑप्शन दे रखा है भूमिगत जल के रूप में। और उससे अगला ऑप्शन दे रखा है कि मृदा और आर्द्रता के रूप में। ये चीज तो दे रखी है आपको कि लवण जल, बर्फ और छत्रक और हिमनद के बारे में दे रखा है। तो बर्फ, छत्रक, हिमनद के बारे में दे रखा है। अब देखो, जो भूमिगत जल है वो फिर इसके बाद वही पाया जाता है। और वो कितना पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है 2.77% के समथिंग पाया जाता है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर होगा भूमिगत जल। अब यही क्वेश्चन सेम तो नहीं कह सकते हम, लेकिन यही मतलब कथन के रूप में दे दिया था। और ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में पूछा था। ऐसा ही कि ऐसा क्वेश्चन सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ कथन यही थे और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग बदल दिया बस। 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दे रखे। विचार कीजिए। कथन था पहला कि नदियों और झीलों में जो जल है की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। पहला कथन तो यह था, ठीक है। अगला कथन था दूसरा कि ध्रुवीय जो हिमछद हैं और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा अधिक है से अधिक है। अब दोस्तों देख लो, आप यही क्वेश्चन पूछा था। तो हम क्या है, हमने यदि पढ़ा है तो हमको सीधी सी बात है ये बोला है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये बात तो गलत है, कम है। बल्कि नदियों और झीलों की जो जल की मात्रा है भूजल की मात्रा से अधिक नहीं है, बल्कि कम है। जबकि ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों की जल की मात्रा जो है भूजल की मात्रा से अधिक है। ये कथन इसका सही है दूसरा। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये कथन दूसरा इसका सही है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को समझेंगे। हम इनको जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, हम इसको समझेंगे। और कैसे समझेंगे वो आपको बता ही दिया आपको दोस्तों। अब क्या करते हैं हम, देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे महासागर पाए थे
यहाँ तक आपको बता ही दिया। अब महासागर पर आते हैं दोस्तों। अब महासागर पर आते हैं तो क्या देखते हैं, देखो कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। और महासागर ये जल हमेशा गतिशील रहता है, जिसमें तरंगे और ज्वार भाटा या महासागरीय धाराएं होती हैं। महासागरीय जल की 3 गतियां महत्वपूर्ण हैं। बड़े और छोटे आकार के क्रम से महासागर दे रखे हैं। अब बड़े और छोटे आकार के महासागर दे रखे हैं दोस्तों। अब देखो, सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। देखो, अब दोस्तों देखो, प्रशांत महासागर के बारे में देख लेते हैं। देखो, प्रशांत महासागर बड़ा महासागर है और पृथ्वी का 1/3 भाग इसमें फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर स्थित में। और ये आपको बताया था कितनी थी इसकी गहराई, जिसकी थी 11,022 मीटर के समथिंग थी, इतनी थी। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चारों ओर से स्थित है जो महासागर है। और चित्र इसका दिखाया भी गया है। तो प्रशांत महासागर में हमने क्या देखा, 1/3 भाग है प्रशांत महासागर पृथ्वी के, है ना, और वृत्ताकार है। देखो, अब देखो, जैसे ये दे रखा है, प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं ये। और ये सभी महाद्वीप है, इसमें जो सब 4-5 महाद्वीप है उसके चारों ओर स्थित है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी के एस आकार के का है ये जो महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंडुरित है और यह अनियमित दंडुरित रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श है। प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए जरूरी है ये जो दे रखी है। इससे क्या है, बंदरगाह की जो व्यापारिक स्थिति होती है बंदरगाह पर बहुत अच्छी है। किस पर, अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है। अब बात करते हैं हम हिंद महासागर की। ये छोटी छोटी बातें हैं, फैक्ट हैं, आप कोई स्वयं पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो चीज़ मैंने आपको बताई प्रीवियस क्वेश्चन वाली, वो आपको थोड़ी समझनी होगी दोस्तों। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम से इंडिया का नाम पड़ा है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है हिंद महासागर का। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है हिंद महासागर। अब बात करते हैं दक्षिणी महासागर अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अटलांटिक महाद्वीप के उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। दक्षिणी महासागर की बात कर रहे हैं। आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है और प्रशांत महासागर के छिछले जल के वाले एक सक्रिय रास्ते से जोड़ता है, जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब देख लो दोस्तों, बेरिंग जल संधि है वो क्या करती है, प्रशांत महासागर के छिछले वाले एक सक्रिय से जोड़ता है। आर्कटिक जो महासागर है उसको जोड़ता है प्रशांत महासागर से, और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है वो बेरिंग जल संधि है। अब देख लो बेरिंग जल संधि क्या काम कर रही है। अब इससे क्या है, जो दोनों महासागरों के बीच में जो बेरिंग जल संधि है, व्यापार की जो सजगता है उसको बढ़ावा देगी। इससे क्या है कि व्यापार बढ़ेगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया के घिरा हुआ है। ये किसकी बात कर रहे हैं, आर्कटिक महाद्वीप के महासागर के बारे में। अब दोस्तों एक लास्ट वो चीज़ है इसमें, बस थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इसको। और वायुमंडल के बारे में बताया है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत गिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं ये बात। वायु की यह पतली परत इस ग्रह की महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमेशा वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई पर तक फैला है। कितना, 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है वायुमंडल जो है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधारों पर 5 परतों में बांटा है। और 5 परत कौन कौन सी हैं, पहली है क्षोभमंडल, पहली तो होगी। दूसरी होगी समतापमंडल, तीसरी हो गई मध्यमंडल और चौथी हो गई
आयन मंडल, और 5 ही हो गई बहिर्मंडल। ये 5 परत पाई गई है। अब क्या करते हैं, अब वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। सॉरी। वायुमंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में। कितनी है नाइट्रोजन? 78%। 21% ऑक्सीजन है। दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। अब ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन सांस लेने में के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। अब क्या है, यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या? CO2 जो होती है गैस, जो पौधों की वृद्धि होती है उसके लिए ज़रूरी है। मनुष्य CO2 छोड़ता है, जबकि पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। और जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे O2 कहते हैं, और मनुष्य उनको लेता है उस गैस को। इस प्रकार ये ज़रूरी है चीज़ें। वायुमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, वायुमंडल की घनत्व में वृद्धि आए, मतलब बदलाव आएगी। घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तेजी से साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी होने के कारण उनकी सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो बात क्या कर रहा है पूरा पैराग्राफ? ये बात कर रहा है वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल में दो मुख्य ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन है जो हमको सांस लेने के लिए ज़रूरी है, मनुष्य के सांस लेने के लिए ज़रूरी है। और जो CO2 है, ये क्या करती है, ये पौधों के सांस के लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए ज़रूरी है। CO2 पौधे मतलब इंसान छोड़ते हैं, और जो O2 है वो पौधे छोड़ते हैं। तो CO2 को तो पौधे ग्रहण करते हैं, और O2 को इंसान ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन क्या है? पौधों की जो वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ये वायुमंडल के बारे में बात कही गई पूरी। इसके अलावा वायुमंडल के बारे में बात कर रहे हैं कि वायुमंडल जो है घनत्व में भिन्नता आती है ऊंचाई के साथ। वायुमंडल की जो घनत्व की भिन्नता है ऊंचाई के साथ आती है। और जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमारे क्या सांस लेने में तकलीफ होती है। रीज़न क्या है कि वायुमंडल कम होता जाता है जैसे जैसे, तो ऑक्सीजन की कमी आती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ लेना थोड़ा वैसे ही, कि वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक से स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पर या कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। जो वायु है वो उच्च से निम्न की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब ये भी चीज़ ध्यान रखनी, पवन किसे कहते हैं? गतिशील जो बह रही हो उसे कहते हैं। अब जीव मंडल की बात कर देते हैं। बस जीव मंडल की बात की रही है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, जीव मंडल वह स्थान है जहाँ स्थल, जल और हवा, ये तीनों जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसे जीव मंडल कहते हैं। ये सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवन क्यों मौजूद है? क्योंकि हाँ, स्थल भी पाया जाता है, जल भी पाया जाता है और हवा पाई जाती है। और जीवन जीने के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी है। यहाँ जीवों की बहुत प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी आकार की पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीव मंडल से जुड़े होते हैं। यहाँ आपको पढ़ लेना है दोस्तों, ये पूरा पढ़ लेना है आपको खुद को। ये कुछ नहीं है, जीव मंडल के बारे में बात कही है, और ये हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम वैसे रीडिंग कर लेते हैं इसकी। जीव मंडल में, जो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत और पादप जगत के रूप में विभाजित किया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप के से पृथ्वी की सतह परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, ये बात कर रहा है कि यदि हम पेड़ों को काटेंगे मान लो, तो पेड़ों को काटने से क्या है, जो मिट्टी का जो कटाव है, मृदा का जो कटाव है वो ज़्यादा होगा।
मृदा अपर्दन ज़्यादा होगा, और ये अपर्दन होने से नुकसान होगा मृदा को, और उससे क्या है, उपजाऊ मृदा है वो खत्म होती जाएगी। ऐसे ही बात कर रहा है कि जो जीव मंडल है यहाँ एक दूसरे को जीवन प्रभावित करते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन जीव जंतुओं पर निर्भर है, मान लो कैसे निर्भर है, पेड़ पौधों का मनुष्य पर, मनुष्य का जीव, वो क्या कहे, मनुष्य का पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों का मनुष्य पर। कैसे? जैसे वो पेड़ पौधे CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, और सॉरी, पेड़ पौधे O2 छोड़ते हैं, मनुष्य ग्रहण करता है, ठीक है। मनुष्य CO2 छोड़ता है, पौधे उनको ग्रहण करते। तो ये जैसे यदि मनुष्य CO2 छोड़ता और पौधे ग्रहण नहीं करते तो फिर ये दिक्कत आती। तो इसलिए कह रहा है कि जीव मंडल में एक दूसरे पर निर्भर है चीज़ें। ऐसे ही दे रखा है कि उद्योगों और तापीय विद्युत संयंत्रों गाड़ियों का उत्सर्जीय पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। जैसे उद्योगों से धुआं निकलता है, अब उद्योग से धुआं निकलता है तो प्रभावित करता है मनुष्य को, जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान वृद्धि होती है। अब देखो CO2 बढ़ेगी तो ग्लोबल जो वार्मिंग है वो बढ़ेगा। तो यही बात की गई है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जो मात्रा है संसाधनों की सीमित है, तो हमको क्या है, संतुलन बनाए रखना होगा। किस किस में? वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाना होगा, जिससे कि ना तो संसाधन खत्म हो और ना मनुष्य का जो जीवन है वो संकट में आए। तो ये बात करिए दोस्तों जीव मंडल के बारे में, ये आप खुद भी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात थी, इस चैप्टर में प्रीवियस क्वेश्चन जो थे, जो प्री में और मेंस में सीधे या इनडायरेक्ट रूप से पूछे गए, इसलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात थी कि इसमें मैपिंग दे रखा था, और मैपिंग में बहुत चीज़ें लोकेट कर रखी थी, और ये मैपिंग के आधार पर ही आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं, और आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, जैसे कि आपको बताया गया है। थैंक यू सो मच।